चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी से बुलेटिन की शुरुआत, जहां देहरादून में एशियन स्केटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट है। एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की ट्रॉफी भी मिली। श्याम धामी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। 20 अगस्त तक आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता होने वाली है। एशियाई देशों के 270 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का हिस्सा होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। देहरादून के हिमाद्री आइस रिंग में आयोजन किया गया है। देहरादून के हिमाद्री आइस रिंग में एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का भव्य आगाज हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। मेनोली जी, अध्यक्ष आइस स्केटिंग उत्तराखंड और सभी डिग्निटीज और पूरे देश और दुनिया से यहां पधारे हमारे सभी प्रशिक्षक एवं सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के इस कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विशेष रूप से देश से आए हुए, विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आई एक्सटेंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द प्लेयर्स, कोचेस एंड ऑफिशियल्स who have come from different countries across the world participate in this competition. It is my great pleasure to welcome you all to the scared land of the Devbhoomi Uttarakhand. आज का दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए खेल के इतिहास के एक स्वर्णिम दिन के रूप में जाना जाएगा। हमारे लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए और इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए वैश्विक स्तर की शीतकालीन जो खेल स्पर्धाएं है उसकी मेजबानी करने में हमारा देश और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से समर्थ है और सक्षम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और मुझे विश्वास है कि इस सफेद बर्फीले मैदान पर हो रहा यह आयोजन विश्व को शांति का संदेश देगा। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी न केवल इस मैदान पर अपनी प्रतिभा, अपने अनुशासन के बल पर नया रिकॉर्ड बनाएंगे, बल्कि अपने व्यवहार से एक अनूठी मिसाल भी यहां पर पेश करेंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को, प्रशिक्षकों को, तकनीकी अधिकारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तैयारी की है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रत्येक क्षेत्र आज आकाश चूम रहा है। खेल के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच के कारण से आज पूरी तरह से बदल गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश के कोने कोने में नई खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। अब केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हमारे खेल बन चुके हैं और भारत के खिलाड़ी दुनिया के सभी मंचों पर, बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, आज सभी में भारतीय खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में पिछले वर्ष उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का
सफल और भव्य आयोजन किया गया। आगे बढ़ रहे हैं जहां देहरादून बीजेपी ऑफिस में कल बैठक आयोजित की गई और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। कल गढ़वाल मंडल के एमपी एमएलए के साथ बैठक, 3 लोकसभा की विधानसभाओं के एमएलए इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। विधायकों से स्थितियों का जायजा लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होती हुई नजर आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी अपडेट है। कल गढ़वाल मंडल के एमपी एमएलए के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने वाली है। 3 लोकसभा की विधानसभाओं के एमएलए भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर फिलहाल आपको बताते चले कि यहाँ पर विशेष चर्चा होने वाली है और बैठक का हिस्सा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो देहरादून में बीजेपी ऑफिस में कल ये बैठक आयोजित होने वाली है और विधानसभा चुनाव के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गढ़वाल मंडल के एमपी एमएलए इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो 3 लोकसभा की विधानसभाओं के एमएलए इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर फिलहाल इस पर रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करना है, आगे की क्या रणनीति है, इस पर फोकस इस बैठक में रहने वाला है। बैठक का हिस्सा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो उधर देखिए, सावन के पवित्र सोमवार पर देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजमान रहा। सुबह तड़के से बाबा टपकेश्वर की जलाभिषेक और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लंबी लंबी कतारों में भक्त खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। तो वहीं शाम होते होते श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच मंदिर परिसर में दिन भर आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सावन मास एक भगवान शिव का पावन मास है और भगवान शंकर इस पावन मास में अति प्रसन्न मुद्रा में, कैलाश में कहो चाहे टपकेश्वर कहो चाहे बनारस कहो चाहे उज्जैन कहो, सब जगह प्रसन्न मुद्रा में भगवान शंकर इस वक्त अपने आसन पे बैठे हुए। चारों ओर पूरी धरती हरियाली है, तो उससे जो विष की जो गर्माश होती है ना, शांत होती है, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। फिर ऊपर से एक बूटी के रूप में माँ भगवती भी भंग जे तो घोट के उनको पिलाती है, इसलिए भगवान शिव की यानी प्रसन्नता का कोई इस वक्त ठिकाना नहीं है। और सावन मास है, पावन मास है, और इस पावन मास में जितने भी उनके जो भोले भक्त लोग हैं वो भी इस वक्त पागल है और अपने अपनी मस्ती में सावन मास को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। सावन का महीना हर्षोल्लास करने वाला है। सबके मन में नई उमंगें तरंगे रहती हैं। भक्ति का महीना है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति कण कण में होती है, जगह जगह पर होती है। मंदिर सजाए जाते हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है। सभी भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए आते हैं और सबका एक ही कहना होता है कि भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा करें, देश के अंदर सुख समृद्धि सबको मिले, सब सुख चैन से रहे और प्रगति करे। यही भोलेनाथ से मेरी भी प्रार्थना है और सबकी भी प्रार्थना होती है। भोलेनाथ का प्रिय सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार अपने आप में खास होते हैं और जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। और हम देखते हैं कि हर सोमवार को किस तरीके से हर मंदिर में, भोलेनाथ के जो मंदिर है वहाँ किस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन मेरी मौजूदगी क्योंकि देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में है, जिसकी अपनी पौराणिक मान्यता है और यहाँ पर चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन के सोमवार हो, यहाँ सुबह से लेके शाम तक आपको ऐसी ही भीड़, ऐसी ही जो आस्था है लोगों की वो नजर आएगी, क्योंकि भोलेनाथ के प्रति लोगों की एक बड़ी आस्था होती है। आपसे मैं जानूंगी, आज चूंकि सावन का सोमवार है, आप लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर में आए, अपनी मान्यता है इस मंदिर की, आप भोलेनाथ को कितना मानते हैं? मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। मैंने तो अपने बच्चे का नाम भी भोलेनाथ पे रखा है। क्या बात है। और आज मेरा जन्मदिन है तो इसलिए हम मंदिर आए हैं। हम पहली बार आ रहे हैं टपकेश्वर मंदिर। मैं देहरादून के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आज देहरादून आए थे हम और टपकेश्वर मंदिर के हमने दर्शन कर रहे हैं और फिर यहाँ से दिल्ली वापस आए। बिल्कुल, देखिए तो आप देखिए लोगों की आस्था है, जो दिल्ली से भी यहाँ घूमने के लिए भी आ रहे हैं, वो टपकेश्वर महादेव मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, आप कितना मानती हैं भोलेनाथ को, क्योंकि सोमवार है और मंदिरों में तो आप जरूर जाते होंगे? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज्यादा मन। कैसे रखते हैं, व्रत रखती हैं सोमवार? 16 सोमवार पूरे साल रहती हैं, 16 सोमवार। अच्छा, क्या खासियत होती है खासकर सोमवार जो सावन के होते हैं, जब जो लड़कियां होती हैं, अनमैरिड भी होती हैं और जो शादीशुदा भी हैं, वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, क्या मान्यता है? वो पति के लिए होता है, पति के लिए होता है। कितना मानती हैं आंटी जी, कितना मानते हैं भोलेनाथ आपके तरफ? अच्छा, भाग्य हमारा तो यही है, हमारा परमात्मा यही है। भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, पूरी कृपा है आप पे भगवान जी की, जो मांगते हैं वो पूरा होता है यहाँ पे? हाँ, पूरा होता है, तभी ना आया मेहनत करके इतने दूर से। क्या बात है। हम कितना मानती हैं भोलेनाथ को? आज तो सोमवार है, आज खास दिन है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। मैं रोज मंदिर में जाती हूँ भोलेनाथ के, जो मेरे घर के पास है। और भोलेनाथ के साथ ना मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि मेरे लिए भोलेनाथ जी ने किया ना, मेरे हस्बैंड एक बार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थे कि उम्मीद नहीं थी कुछ भी, लेकिन मैंने भोलेनाथ के यहाँ जाके ना अपना मत्था टेका, उन्हीं पे आस रखी है। उन्होंने सब कुछ अच्छा किया और मेरे भगवान जो मतलब ये बोल रहे थे ना कि मतलब ये कुछ नहीं हो पाएगा, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही हो गए थे भोलेनाथ की कृपा से। और भोलेनाथ का चमत्कार बहुत चमत्कार है। उसके बाद मैं हर मंडे मतलब तो जाती ही जाती हूँ, लेकिन हर रोज भी जाती हूँ। जिस दिन नहीं जाती तो मेरे को मन को शांति नहीं होती। बिल्कुल, देखिए यही भगवान का भोलेनाथ का चमत्कार है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है वो भी पॉसिबल हो जाती है। और ये आप देखेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर को सजाया गया है। और ये सोमवार बेहद खास है क्योंकि कावड़ लेकर भी जो कावड़िए हैं वो टपकेश्वर महादेव मंदिर आते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे कि फूलों से मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ की खास बात हमेशा ये होती है कि यहाँ से क्योंकि बहुत पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई है, जिनको देख के सुन के लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और केवल देहरादून के लोग नहीं बल्कि बाहर से भी जो लोग, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, वो जरूर टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। धर्मनगरी हरिद्वार की चेतन ज्योति अक्षय घाट पर सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के दुर्लभ संयोग पर भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जहां महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर पार्थिव शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया है और इस दौरान प्रदेश की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की है। आयोजन में कई राजनीतिक व सामाजिक गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। कार्यक्रम में गौरव शर्मा, सह संयोजक एवं आप प्रभारी गुजरात गोवा हिंदी खबर से मोहित शर्मा, पार्षद पुनीत शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी सहित अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। ये मंच का आगाज हुआ है तो ये इस क्षेत्र में एक नई चेतना और एक नई जो जन जागृति है उसका एक प्रतीक है, उसका एक उभार है। इस मंच के जो कार्यक्रम है उन्हें देखते हुए लगता है कि एक कम्युनिटी के तौर पे जो गुर्जरों के हित हैं उत्तराखंड राज्य में, ये उसके लिए कार्य करेगा। और जो देश में एक गुर्जरों की जो एक ऐतिहासिक पहचान है उसके लिए और एक पूरी कम्युनिटी की पहचान के लिए ये मंच कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस जैसे गुर्जर चिन्ह जैसी चीजों को आगे ले जाएगा। इसका राजनीति से कोई वास्ता मतलब नहीं है और ये गुर्जर चेतना मंच है। जो हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं उनकी आवाज उठाएंगे और जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें पढ़ाने का कार्य करेंगे। जो हमारी बालिकाएं हैं उन पर शिक्षा का जोर दिया जाएगा और ये समाज के हित में कार्य करेगा। जो कुरीतियां समाज में उन्हें दूर करेंगे। आपने देखा है कि कितना जन सैलाब आया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा संगठन बनाए, दूसरा संगठन नहीं है, वो गुर्जर विकास समिति एक रजिस्टर्ड समिति है। उसका कार्य सिर्फ भवन निर्माण का था और वहाँ पर जो है पुस्तकालय वगैरह का जो बच्चों के लिए बनाना है, उसमें वो अगर बाप है तो हम उसके बेटे के समान है। तो वहीं लक्सर में देखिए गुर्जर चेतना मंच का भव्य आगाज हुआ है, जिसमें दूर दराज से समाज के लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुशील भाटी ने मंच को गैर राजनीतिक बताते हुए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया है और इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए गांव-गांव अभियान चलाने का ऐलान किया गया। मंच में बिना भेदभाव समाज को एकजुट करने और अधिकारों की आवाज उठाने का संदेश दिया गया। ये दौरा था और मैंने निरीक्षण किया है। अभी मैं जनता की समस्याएं भी सुनूंगा। लोग आ रहे हैं, हम लोगों का ही काम है कि सबकी सुनवाई करके और उनकी समस्याएं हल करना।
तो वहीं देखिए गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने गोपेश्वर स्थित जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायिक राजस्व भूलेख मालखाना और आपदा परिचालन केंद्र का गहन परीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को पेंडिंग मामले के त्वरित निस्तारण, राजस्व वसूली में पारदर्शिता और अभिलेखों को सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। और इस दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारा यहाँ पे सफाई अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य है। हमें यह याद रखना है कि सफाई करना और अपने वातावरण को साफ रखना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के तहत आता है और ये हमारा सभी का मौलिक कर्तव्य है। उधर विकासनगर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष सफाई अभियान चलाया। नगर पालिका बस स्टैंड से कैनाल बाईपास तक चले इस अभियान में पालिका अधिकारियों, पर्यावरण मित्रों, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना हमारा संवैधानिक व मौलिक कर्तव्य है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में स्वच्छता और नागरिक कर्तव्यों के लिए जागरूकता फैलाना है। ये 16 तारीख को ये लक्सा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, और यहाँ से ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं। और इसमें जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे इन्होंने ब्लड भी लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप है इनका, और इसमें एक संभल का है, एक मुरादाबाद का, एक बिजनौर का है, 2 हरिद्वार के हैं। और इसमें पूछताछ से ये पता चला कि यहाँ से ये ब्लड लेते थे तो 1 यूनिट को 8-8 हज़ार तक का ये बिजनौर में बेच रहे थे। और इसमें ये एक सर्टिफिकेट देने का था कि आपको ब्लड की आवश्यकता होगी तो वो दे देंगे, वो भी फेक था। और इनका एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली जिसमें कि इन ब्लड से संबंधित सारी किट, उसमें 27 जैसे मैंने बताया यूनिट्स मिली हैं, कुछ खाली बैग्स मिले हैं, और बाकी जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए वो इनके पास थे। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है, और ये हमारा धारा 18C 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और 1816 1 BNS में, और फिलहाल इनको हिरासत में ले लिया गया। धर्मनगरी हरिद्वार के चेतन ज्योति अक्षय घाट पर सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के दुर्लभ संयोग पर भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर पार्थिव शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया, और इस दौरान भक्तों ने देश की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की है। आयोजन में कई राजनीतिक व सामाजिक लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में गौरव शर्मा, सह संयोजक एवं आप प्रभारी गुजरात गोवा हिंदी खबर से मोहित शर्मा, पार्षद पुनीत शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी सहित अन्य लोग यहां पर मौजूद नजर आए। तो देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा तट पर पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक यहां पर किया गया और तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर नजर आई। नागपंचमी पर हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। महंत नवल किशोर दास के सानिध्य में ये पूजन यहां पर किया गया। सावन के तीसरे सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज हरिद्वार में सुनाई दी। तो वहीं देखिए चमोली टनल हादसे में सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तलाश लगातार कर रही है। सर्च ऑपरेशन आज 5वें दिन भी फिलहाल जारी है। गुरुवार को टनल में मलबा भर गया था, पानी भर गया था, जिससे बड़ा हादसा वहां पर हुआ। ऐसे में चमोली टनल हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। घटना के बाद से ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं, और इस भीषण हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि लापता 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। गुरुवार को टनल के भीतर अचानक भारी मलबा और पानी भर जाने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। तो देखिए तस्वीरें भी हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, चमोली की तस्वीरें जहां पर हादसा हुआ और इस हादसे में
लगभग टनल के अंदर 20 लोग मौजूद थे, जिसमें से कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है सफलतापूर्वक, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अभी भी 2 लोग फिलहाल इस टनल के अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। उनको निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। आज 5वां दिन है यहाँ पर रेस्क्यू का और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो 2 लोग अभी भी लापता हैं उन्हें किसी तरीके से टनल के अंदर से निकाला जा सके। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी टीमें वहां पर लगातार तलाश करती हुई नजर आ रही है। देखिए पहली तस्वीर देखिए, जहां जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही है और कोशिश यही है कि जो 2 लोग लापता हैं उन्हें किसी तरीके से इस टनल से बाहर निकाला जाए। हालांकि जिन लोगों को बाहर निकाला गया वो उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरे दूसरी गाड़ी मंगा। तो चले आगे बढ़ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने महत्वपूर्ण बैठक की है। ये बड़ी अपडेट है, जहां मुख्यमंत्री सैनी की ओर से बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जहां एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की गई है। कई खरीद एजेंडों पर बैठक में यहां पर चर्चा हुई है। तस्वीरें भी बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने ये बैठक की और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक भी रही। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की ये बैठक थी और इस बैठक में कई खरीद एजेंडों पर चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।